नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आंग्रिश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एडवोकेट दीपक आंग्रिश में। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको एक बेहद जरूरी जानकारी देने वाला हूं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पैतृक संपत्ति से जुड़ी बातें करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो संपत्ति होती है वो होती है दो प्रकार की। एक होती है पैतृक संपत्ति, यानी कि जो विरासत में हमें मिली हो, यानी कि हमें पूर्वजों द्वारा मिली हो। बेसिकली दोस्तों ये 4 पीढ़ियों तक मान्य होती है दोस्तों। अब दोस्तों जो इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है, यानी कि दूसरी संपत्ति आती है, वो होती है स्वयंवर्जित, यानी कि जो हमने अपनी खुद मेहनत से कमाई हो, हमें विरासत में ना मिली हो दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको बेसिकली एक चीज और बताऊं तो जो पैतृक संपत्ति होती है, इसमें जो अधिकार होता है वो जो उसके विरासत में जो उसके यानी कि कहें तो हम उसके सक्सेसर होते हैं, उन्हें जो जन्मसिद्ध अधिकार से उसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज और समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पर ये 4 पीढ़ियों तक ही मान्य होती है। अब इसके बाद हम बात करें प्रॉपर्टी की तो दोस्तों प्रॉपर्टी 2 प्रकार की होती है। एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, जो दूसरी होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति दोस्तों अगर हम बात करें तो बेसिकली वो संपत्ति होती है जो एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी ही आसानी से ले जाई जा सके। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं तो चल संपत्ति के अंदर आप कोई भी बेशकीमती ज्वेलरी ले सकते हैं, कोई भी बेशकीमती वस्तु ले सकते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके। जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर कोई एंटीक चीज भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर हम अचल संपत्ति की बात करें, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर आप दोस्तों कोई भी जमीन, खेत, घर, यानी कि वो चीज जो एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी ही मुश्किल से ले जाई जा सके या फिर ले जाई ही ना जा सके। तो बेसिकली दोस्तों हम आज की इस वीडियो के अंदर पैतृक संपत्ति से जुड़ी बेहद सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए रोजाना लीगल एडवाइस से जुड़ी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बेसिकली यही चीज समझाऊं कि पैतृक संपत्ति होती क्या है। दोस्तों बेसिकली पैतृक संपत्ति को ही हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब दोस्तों यहां पर बेसिकली 2 ही 3 चीज जरूरी होती है जो आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ी समझ लेनी चाहिए। जैसे कि आपको जो भी संपत्ति होती है वो 4 पीढ़ियों तक विरासत में मिली हो। बेसिकली दोस्तों यहां पर आपको 4 पीढ़ियों तक ही विरासत में मिली हो, उसे हम पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर अधिकार की बात आती है वो किसी के मरने के बाद पर नहीं, बल्कि आपको यहां पर जन्म होते ही आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर अधिकार माना जाता है, और आप इसे जन्म होने के बाद कभी भी बेसिकली कहें तो 18 साल होने के बाद, पर आप इससे पहले भी इसमें पैतृक संपत्ति में अपने बंटवारे की मांग कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने इससे पहले ही पैतृक संपत्ति से जुड़ी 2-3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप ऊपर कार्ड बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों बेसिकली मेरे को हर वीडियो में यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि एक पैतृक संपत्ति के अंदर बाप बेटे का हिस्सा किस प्रकार मान्य होता है। अब दोस्तों मैं आपको बाप बेटे के हिस्से के बारे में बताऊं तो एक बेटा जो होता है पैतृक संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार के साथ वहां पर उसका मालिक बन जाता है, यानी कि वो जन्म के साथ ही उसका मालिक बन जाता है किसी भी पैतृक संपत्ति का। पर दोस्तों अब यहां पर अधिकार की बात करें तो सबसे पहले यहां पर जो अधिकार होता है वो पहली पीढ़ी का होता है, यानी कि जो पिता होते हैं, उसके भाई होते हैं या उसकी बहनें होती है, यहां पर उनका पहला अधिकार पैतृक संपत्ति पर माना जाता है।
उसके बाद जो पिता का बेटा होता है, यानी कि पिता का बेटा होता है या फिर पिता को जो भाई होता है, उनके जो बेटे हैं उसके हिसाब से उस प्रॉपर्टी का यहाँ पर बंटवारा किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो बेटा होता है उसका जन्मसिद्ध अधिकार तो होता है, किंतु अगर बंटवारे की बात आती है तो यहाँ पर पहली पीढ़ी जो पिता होता है, उसके भाई होते हैं, उनकी बहन होती है, उनका यहाँ पर पहला अधिकार माना जाता है। और उसके बाद जो उसकी जो अगली पीढ़ियां होती है उनको उसी हिसाब से पैतृक संपत्ति को बांट दिया जाता है दोस्तों। दोस्तों पैतृक संपत्ति में बाप बेटे के हिस्से के बाद जो एक क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है, यानी कि वहां पर इस चीज को पूछा जाता है कि बेटे के साथ साथ क्या बेटियों का भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा होता है या फिर नहीं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर साल 2016 में एक फैसला किया था, जिसके तहत जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें तो बेटा या बेटियों का बराबर का हक होता है और जन्मसिद्ध अधिकार भी होता है। किंतु यहां पर जो पिता द्वारा कमाई हुई, यानी कि अपनी मेहनत से जो पिता द्वारा कमाई हुई प्रॉपर्टी होती है, उसमें बेटे का कोई कानूनी हक नहीं होता दोस्तों। अगर वहां पर बेटा कोई रह रहा है, चाहे वो शादी से पहले यानी कि कुंवारा है या फिर शादी के बाद रह रहा है, तो वहां पर वो पिता की दया से या फिर प्यार प्रेम की वजह से रह रहा है, वहां पर उसका उस प्रॉपर्टी पर कोई भी कानूनी हक नहीं बनेगा। अब दोस्तों यहां पर आपको एक चीज और समझ लेनी चाहिए कि जो पैतृक संपत्ति है, जब तक वो बढ़ती नहीं तब तक वो पैतृक संपत्ति कहलाती है, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है। किंतु अगर वो एक बार पैतृक संपत्ति बढ़ जाती है और सबके हिस्से में उसका हिस्सा आ जाता है, तो पैतृक संपत्ति के हिस्सा नहीं माना जाएगा, वो स्वयं अर्जित यानी कि खुद से यहां पर कमाई हुई प्रॉपर्टी का हिस्सा माना जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों यहां पर यह चीज हो जाएगी कि पैतृक संपत्ति बढ़ जाने के बाद जब सबको हिस्सा मिल जाता है, तो वहां पर जो उनके बेटे हैं उनका भी यहां पर कानूनी हक खत्म हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 2005, इससे पहले क्या था, बेटियों का यहां पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर कोई भी हिस्सा नहीं था। किंतु यहां पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बाद यहां पर जो इसके संशोधन किया गया, उसके बाद बेटियों का भी बेटों की तरह वहां पर पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मान्य कर दिया गया दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो के आगे मैं आपको कुछ बेहद ही छोटी और सबसे महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, जो कि मुझे वीडियो में पहले क्वेश्चन के रूप में पूछी गई थी। मैं आपको बता दूं कि आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो इन पॉइंट्स में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वही बात बता जो मैंने वीडियो में ऊपर आपको बताई थी कि जो पैतृक संपत्ति होती है वो 4 पीढ़ियों की विरासत वाली को ही माना जाता है। इसके बाद दोस्तों पैतृक संपत्ति में जो होता है वो जन्म से ही अधिकार हो जाता है बेटे या बेटियों का। अगर यहां पर पैतृक संपत्ति को बांटा जाता है तो वहां पर बेटियों को भी बराबर का हक दिया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको एक चीज और समझ लेनी चाहिए कि जब भी पैतृक संपत्ति को बांटा जाता है तो पैतृक संपत्ति के बंटवारे में जितने भी वहां पर मेंबर्स बनते हैं, उन सभी के राय मशवरे से ही पैतृक संपत्ति को बांटा जाता है। किंतु अगर यहां पर पैतृक संपत्ति को बांटने में कोई भी दिक्कत आती है तो सिंपली आप कोर्ट की मदद से उस पैतृक संपत्ति का बंटवारा भी करवा सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि पैतृक संपत्ति का जब बंटवारा होता है तो किसी मेंबर को वहां पर हिस्सा देने के लिए या तो कम हिस्सा दिया जाता है, तो यहां पर या हो सकता है उसे हिस्सा देने के लिए मना कर दिया जाता है। तो इस केस में आप उसे कोर्ट से नोटिस भी भिजवा सकते हैं कि उन्हें बराबर का हिस्सा वहां पर मिलना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर आपको एक चीज और समझ लेनी चाहिए कि मां के रूप में, यानी कि मां की तरफ से जो प्रॉपर्टी आपको मिलती है वो यहां पर पैतृक संपत्ति का हिस्सा नहीं होगी, बल्कि वहां पर आप उसे यहां पर वुमेन एस्टेट या फिर स्त्री धन का वो हिस्सा मानी जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पैतृक संपत्ति बंटने के बाद पैतृक संपत्ति नहीं रह जाएगी, वो स्वयं अर्जित संपत्ति का हिस्सा बन जाएगी। अब दोस्तों यहां पर क्या होता है कि पैतृक संपत्ति जो हिंदू जॉइंट फैमिली में मुखिया होता है, यानी कि हेड होता है, वो बेसिकली उस पूरी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है। किंतु जब यहां पर बंटवारे की बात आती है तो सभी जितने भी मेंबर है सबको बराबरी का हिस्सा दिया जाएगा। ये नहीं कि वहां पर जो हेड है उसे ज्यादा हिस्सा दिया जाएगा या फिर वो डिसाइड करेगा किसको कितना हिस्सा दिया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। सबको यहां पर पैतृक संपत्ति का बराबर बराबर का हिस्सा मिलता है दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको यहां पर पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने के लिए मना किया जा रहा है या फिर आपको कम हिस्सा दिया जा रहा है तो इस जगह पर आप क्या करें।
दोस्तों सबसे पहले मेरा आपको सलाह यही होगी कि आप आपसी में बैठकर या फिर अपने आस पड़ोस के लोग हैं उनकी मदद से आप यहां पर सहमति करके अपने आप यहां पर डिसाइड कर लें कि आपको इतना हिस्सा मिलना चाहिए और आप उससे सहमत भी हैं। अगर दोस्तों आपका इस चीज से समाधान नहीं निकलता तो इसके बाद आप यहां पर उन्हें कानूनी नोटिस भिजवा सकते हैं कि आपको यहां पर हिस्सा कम दिया जा रहा है या फिर हिस्सा नहीं दिया जा रहा। दोस्तों अगर यहां पर कानूनी नोटिस से भी ना बात बने तो आप यहां पर सिंपली एक सिविल मुकदमा उनके खिलाफ दायर कर दें। दोस्तों इस बीच आपके मन में एक डर और बना रहता है कि इस बीच क्या पता वो जो प्रॉपर्टी है वो बेच ही ना दी जाए। तो दोस्तों यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके मन में ये चीज का डर है तो आप कोर्ट से कहकर उस चीज पर रोक लगवा सकते हैं, यानी कि उस प्रॉपर्टी पर स्टे लगवा सकते हैं। इस बीच जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता वो प्रॉपर्टी जो है दोस्तों किसी को बेची ही नहीं जा सकती। दोस्तों इसके बाद कई कंडीशन में यह भी होता है जो मुझे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि अगर वहां पर वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बेच दी गई हो तो वहां पर वो क्या करें। दोस्तों अगर यहां पर वो प्रॉपर्टी बेच दी गई है तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। जिसको भी वो प्रॉपर्टी बेची गई है आप उसे यहां पर पार्टी के तौर पर इस केस के अंदर सिविल मुकदमा दायर करके केस कर दे। इसके बाद बेसिकली क्या होगा, जिसको वो प्रॉपर्टी बेची गई है, जिसने वो प्रॉपर्टी बेची है, उन दोनों को आप यहां पर पार्टी बनाकर कोर्ट के अंदर केस कर देते हैं। तो वहां पर उन दोनों के पार्टी के बने रहने पर वो केस चलता रहेगा और इस बीच जो कोर्ट का फैसला होगा वो उन दोनों को मानना ही पड़ेगा। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की पैतृक संपत्ति से जुड़ी यह जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की कानूनी जानकारी रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।